हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जो आज का हमारा टॉपिक होगा ये होगा ऑर्गेनिक मेन्यूर पे। हमारा आज का टॉपिक ऑर्गेनिक मेन्यूर पे। ये ऑर्गेनिक मेन्यूर क्या है, हम इस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक मेन्यूर, या फिर हिंदी में उसे बोलते हैं जीवाश्म या कार्बनिक खादें। जीवाश्म या कार्बनिक खादें। सबसे पहले हम देखेंगे खाद या मेन्यूर क्या है। खाद या मेन्यूर क्या है, किसे कहते हैं? तो पानी के अलावा वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाने पर, देखिए फिर से एक बार समझिए, मेन्यूर यानी खाद। खाद क्या है कि जल के अलावा या पानी के अलावा वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलते हैं, क्या होता है, जो भूमि में मिलते हैं या भूमि में मिलने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं तथा पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, खाद कहलाते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि किसी भी पौधे को अपनी वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो पोषक तत्व हम खाद के द्वारा ही पौधों को देते हैं। खाद के द्वारा ही पौधों को पोषक तत्व मिलता है। वो पोषक तत्व मृदा में उपस्थित होते हैं, तो जो पौधे होते हैं उनको पोषक तत्वों की, जो मृदा जहाँ पे खेती करते हैं उनको पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम खाद का उपयोग करते हैं, मेन्यूर का उपयोग करते हैं। अब मेन्यूर क्या है, तो जल के अलावा या पानी के अलावा कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, खाद कहलाते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा कि खाद क्या है। आइए आगे देखते हैं मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत। ये अभी हमने चर्चा की कि खाद वो हैं जो मिट्टी यानी मृदा में जल के अलावा मिट्टी को जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिलाने पे मिट्टी में पोषक तत्व मिलते हैं और पौधों की वृद्धि एवं बढ़ावर में सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। तो ये पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है फसल अवशेष, बाई क्रॉप रिड्यूस्ड, या फिर फसल अवशेषों के द्वारा। अब ये क्या है, फसल अवशेषों के द्वारा कैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो फसलों की पत्तियों तथा जड़ के अवशेषों के सड़ने से। पत्तियों, देखो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति के स्रोत, मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फसल अवशेषों के द्वारा। अब ये फसल अवशेषों के द्वारा कैसे, तो फसलों की जो जड़ें होती हैं या फिर उसके अवशेष होते हैं, फसलों की पत्तियां, जड़ें और उसके अवशेषों के सड़ने से जो पौधे, जैसे भी कोई भी, जैसे कि हमने गेहूं की खेती या फिर धान की खेती करी, उसके बाद उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसके जो अवशेष होते हैं वो खेतों में पड़े रहते हैं। तो वो जो सड़ने हैं, जब सड़ते हैं तो उनके सड़ने से मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो सीधा सीधा फसल के अवशेषों द्वारा पोषक तत्वों में मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत फसल के अवशेषों द्वारा, और फसलों की पत्तियों तथा जड़ों के अवशेषों से सड़ने से मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला जो है खादों के द्वारा। पहला तो हम मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो फसल के अवशेष द्वारा मिलते हैं। दूसरा हो गया खादों द्वारा, बाई मेन्यूर द्वारा। ये कैसे, मृदा में कार्बनिक व अकार्बनिक खादें देने पर पोषक तत्व मृदा में पहुंचते हैं। पहले भी हमने चर्चा करी है कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है, कार्बनिक खादें कौन सी हैं और अकार्बनिक खादें कौन सी हैं। कार्बनिक खादें जैसे कि हम अभी हमने चर्चा की पिछली क्लास में ऑर्गेनिक मेन्यूर या फिर ऑर्गेनिक के बारे में। तो कार्बनिक खाद वे खादें जो वनस्पतियां, गोबर, फसल अवशेषों आदि के द्वारा प्राप्त होती हैं, बनाई जाती हैं, कार्बनिक खाद कहलाती हैं। और अकार्बनिक खादें या फिर रासायनिक खादें होती हैं, इनके द्वारा मृदा में पोषक तत्व की पूर्ति होती है। अगला जो होगा वो होगा मृदा सुधारक द्वारा, बाई सॉयल अमेंडमेंट द्वारा। ये मृदा सुधारक क्या है, मृदा सुधारक के कुछ रसायन होते हैं, उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि जिप्सम हो गया, चूना हो गया या पाइराइट हो गया। इसके द्वारा भी मृदा में सुधार किया जाता है, मृदा की संरचना में, और उसके द्वारा भी मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अगला हो गया खरपतवारनाशी तथा
फफूंदनाशी या कवकों द्वारा। इसके द्वारा कैसे खरपतवारनाशी या फफूंदी या फिर कवकों द्वारा, इसके द्वारा हम कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे? तो खरपतवारनाशी तथा फफूंदनाशी रसायन जब खेत में छिड़काव किया जाता है तो उनके द्वारा कुछ मात्रा में पोषक तत्व जो है कि कुछ मात्रा मृदा में पहुंच जाती है, जो जिसके द्वारा मृदा में कुछ पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अगला जो होगा वर्षा द्वारा, बाई रेन द्वारा। वर्षा होने पर वायुमंडल की नाइट्रोजन पानी में घुलकर मृदा में पहुंचती है। जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन वर्षा की बूंदों के साथ वो जब नीचे जमीन में गिरती है तो वो मृदा में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो पानी के साथ घुल के क्या होती है, मृदा में पहुंच जाती है। आगे देखेंगे दलहनी फसलों द्वारा, बाई लेग्यूम क्रॉप्स द्वारा। ये लेग्यूम क्रॉप्स द्वारा कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है? तो दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमने कई बार ये चर्चा की है इस विषय पे कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थापित करते हैं या संस्थापन करते हैं। तो दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थापित करते रहते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है नाइट्रोजन। तो ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा जाता है कई बार कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन किन फसलों द्वारा होता है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है दलहनी फसलों द्वारा होता है। ये क्या होता है कि जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे कि जैसे कि अरहर हो गया, लोबिया हो गया, मूंग हो गया, ढैंचा हो गया, तो इन सब की क्या होती है, इनकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। इनके जो जड़ ग्रंथियां होती हैं जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो जड़ ग्रंथियां होती हैं उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचती हैं और उसके बाद जिनके जड़ों द्वारा मृदा में नाइट्रोजन पहुँचती है। अगला जो है एजेटोबैक्टर या फिर क्लास्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा। इसके द्वारा कैसे होता है? असहजीवी जीवाणु भूमि में रहकर नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से लेकर भूमि में स्थापित कर। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो मृदा में उपस्थित होते हैं और जिनके द्वारा नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से लेकर भूमि में स्थापित करते हैं या मृदा में स्थापित करते हैं। अगला हमारा जो है वो है टॉपिक जैविक खादों की विशेषताएं। ये जैविक खादों की क्या क्या विशेषताएं हैं कि हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या फायदे होते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जैविक खादों के प्रयोग से मृदा का जो जैविक स्तर होता है वो बढ़ता है और जिससे लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। जैसा कि हम जानते हैं मिट्टी में अनेकों प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो जैविक खादों के प्रयोग द्वारा ये जो जीवाणु होते हैं इनकी संख्या बढ़ती है और मृदा में काफ़ी उपजाऊ बनी रहती। क्या होता है? फिर मृदा की संरचना में सुधार होता है, मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। अब जैसे हम रसायन, आजकल बहुत अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। ये रसायन तो तुरंत हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, फसलों की वृद्धि जो है तेज़ी से करते हैं, लेकिन मृदा में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं कहीं ना कहीं उन पे एक साइड इफेक्ट इन सब का पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत अधिक रासायनिक खादों के उपयोग से या रसायनों के उपयोग से मृदा की स्ट्रक्चर जो है, संरचना, वो खराब होती जा रही है, मृदा बंजर होती जा रही है। तो जैविक खादों की जो विशेषताएं हैं या जैविक खाद, ऐसा भी पूछा जाता है कि जैविक खाद का प्रयोग हम क्यों करें? तो जैविक खाद का प्रयोग करने का सबसे जो पहला वो है मोटिव कि जैविक स्तर बढ़ता है और उसके बाद लाभकारी जीवाणु जो मृदा में बढ़ते हैं, मृदा में उनकी संख्या बढ़ जाती है, उसके द्वारा जो है मृदा काफ़ी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। और जैविक खाद पौधों की वृद्धि, क्या होता है? जैविक खाद पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ उपलब्ध कराते हैं और जो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ बनता है और उत्पादन बढ़ता है। और साथ साथ जो उत्पादन पर अगर जैविक खादों के द्वारा जो हम उत्पादन प्राप्त करते हैं, जैविक खादों के प्रयोग से अगर हम फसल उत्पादन कर रहे हैं
तो उसके साथ साथ हमारा उत्पादन बढ़ता है, उसके साथ जो फसल होती है उसकी क्वालिटी जो होती है वो भी अच्छी होती है, उसके गुण जो हैं अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और आगे देखें तो जैविक खादों के प्रयोग से कार्बनिक अंश या फिर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, जिससे भूमि की भौतिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। अगर भूमि में ह्यूमस या फिर जीवांश की मात्रा बढ़ेगी तो भूमि की जो है भौतिक दशा जो होगी उसमें भी सुधार होगा। और उसके साथ साथ ये जो अगर हम कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो ये कार्बनिक खादें सस्ती होती हैं, इसके लिए किसान को बहुत अधिक पैसे की या व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये रासायनिक खादें कई रूप में किसानों के लिए या फिर खेती करने के लिए बहुत लाभदायक रोल होता है इसका, क्योंकि इसके द्वारा जो है हमें जो उपज प्राप्त होती है वो उपज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होती है। और साथ साथ मृदा की जो है संरचना जो होती है उसमें भी कोई मृदा में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसके साथ साथ ये हमारे इसके कार्बनिक खादों का उपयोग के द्वारा हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, वायुमंडल को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। आगे हम चर्चा करते हैं गोबर की खाद पे, फार्म यार्ड मैन्यूर भी जिसे बोलते हैं, FYM। ये गोबर की खाद क्या होती है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो गोबर शब्द का प्रयोग जो है, गोबर का मतलब होता है गाय भैंस भैंसा या फिर इनके मल जो होते हैं, गाय भैंस जितने जो पशु होते हैं इनके जो मैले होते हैं उन्हीं को गोबर कहते हैं। ये जो है घास फूस खली आदि जो कुछ जानवरों द्वारा खाया जाता है और उसके बाद उनके जो पाचन में रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके बाद जो पदार्थ अपचित रह जाता है, जो अपचयित रह जाता है और शरीर के अन्य अपद्रव्यों के साथ गोबर के रूप में बाहर निकलता है। यह साधारणतः नम अर्ध ठोस होता है, परंतु पशुओं के भोजन के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। केवल हरी घास अधिक खाने पर हरी घास या फिर अधिक खली पर निर्भर रहने पर निर्भर वाले पशुओं का जो गोबर होता है वो पतला होता है और इनका रंग कुछ पीला या फिर भूरा होता है। इनमें घास भूसे अन्न के दानों के टुकड़े आदि विद्यमान रहते हैं और इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। सूखने पर यह कंडे पिंड में बदल जाती है। ये जो गाय के गोबर होते हैं, गाय भैंस के जो गोबर होते हैं, ये जब सूख जाते हैं तो ये कंडे पिंड में बदल जाते हैं। जैसे गाँवों में देखा होगा कि गाय को गोबर को उपले बनाए जाते हैं और उसे खाने बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। और ये जो गोबर पशुओं के गोबर होते हैं इनका प्रयोग खेत में भी किया जाता है। तो गाय के गोबर या पशुओं के गोबर, पशुओं के वडे का झड़न और पशुओं के मूत्र, बिछौने व चारों के मिश्रण से जो खाद बनाई जाती है उसे गोबर खाद कहते हैं, ये अथवा पशुशाला की खाद कहते हैं। हाँ, अब हम इस पे देखेंगे गोबर की खाद या फिर पशुशाला। देखिए, गोबर की खाद या पशुशाला की खाद एक ही हुई। अब गोबर की खाद कहते किसे हैं, तो पशुओं के गोबर होते हैं और उसके बाद पशु जहाँ रहते हैं पशुशाला में, वहाँ पशुओं के मूत्र हो गए, उनके बिछौने हो गए, इन सब का जो मिश्रण होता है उसके मिश्रण के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे ही गोबर खाद कहा जाता है। पशुशाला से प्राप्त गोबर मूत्र मिश्रित बिछौना तथा खराब चारे आदि को रोजाना उठाकर पहले तैयार किए गए गड्ढे में डालते हैं। क्या करते हैं, गोबर को सुबह सुबह उठाते हैं और उसको ले जाके जो पहले से गोबर गड्ढे तैयार किए होते हैं खाद बनाने के लिए उसमें डालते रहते हैं। जब यह गड्ढा भर जाता है तो कुछ दिनों के पश्चात यह पदार्थ पूर्ण रूप से सड़ जाता है और पूर्ण रूप से सड़े पदार्थ को गोबर की खाद कहते हैं। जब ये गोबर और पशुशाला से जो पशुओं के बिछौने मल मूत्र आदि जो होते हैं इसको एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है और जब ये धीरे धीरे सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो गोबर की खाद प्राप्त होती है। गोबर की खाद के प्रमुख अवयव मेन कंसिस्ट ऑफ FYM। गोबर से जो खाद तैयार की जाती है उसके 3 अवयव होते हैं। क्या होते हैं, गोबर से जो खाद तैयार की जाती है उसके 3 मुख्य अवयव होते हैं। पहला होता है गोबर खाद, ठीक है। पशुओं का ताजा गोबर बहुत से पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है और इसकी संरचना भी परिवर्तनशील होती है। गोबर में जल 70 से 80% होता है। जो पशुओं के गोबर होते हैं उनमें जल की मात्रा 70 से 80% और ठोस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, 20 से 30% होती है। नाइट्रोजन 0.5 से 7%, 0.7% तक होता है। फास्फोरस 1.5 से 1.8 व पोटास 3 से 4% तक पाया जाता है पशुओं के गोबर में। ठोस पदार्थों में बिना पचे व अघुलनशील खाद्य पदार्थ होते हैं।
पशुओं के गोबर में 70 से 80% जल पाया जाता है और 20 से 30% क्या पाया जाता है, ठोस पदार्थ। वो ठोस पदार्थ वे होते हैं जो या तो पचे नहीं होते या अघुलनशील खाद्य पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त वसा, स्टार्च या फिर काष्ठीय तंतु या फिर सेलुलोज भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वसीय अम्ल, क्षारीय लवण, कैल्शियम व पोटेशियम या फास्फोरस भी मिलते हैं। ताजे गोबर के अवयव अघुलनशील होते हैं और पौधों को उनकी उपलब्धि तुरंत नहीं हो सकती है। गोबर का पूर्ण विच्छेदन होने पर ही पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित होते हैं। देखिए, जो ताज़ा गोबर होता है गाय का, उसको हम सीधे पौधों के लिए नहीं उपयोग कर सकते। जब ये गोबर जो है विच्छेदित या सड़ जाते हैं, तब ये इनमें जो है पोषक तत्वों के रूप में इनमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं परिवर्तित रूप में। और अगला जो है पशुओं का मूत्र है, यूरिन ऑफ एनिमल्स। मूत्र में अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो पशुओं के मूत्र होते हैं उनमें अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं, घुलनशील अवस्था में होते हैं। ये पदार्थ पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा शरीर के तंतुओं के व्यर्थ पदार्थ होते हैं। यूरिया मूत्र का महत्वपूर्ण अवयव है। जो पशुओं के मूत्र होते हैं उनमें यूरिया जो है 2% तक पाई जाती है। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, रक्त शोषित प्रोटीन से होता है। पशुओं के मूत्र में यूरिया 2% पाई जाती है और यूरिया का निर्माण पशुओं के रक्त शोषित प्रोटीन से होता है। आगे बात करें तो पशुओं का बिछौना। पशुओं के नीचे नमी, मूत्र आदि को शोषित करने के लिए जो बिछौने का प्रयोग किया जाता है। बिछौने का प्रयोग का मतलब पशुओं के बिछौने के रूप में पुआल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें क्या होता है, पुआल आदि पे पशुओं के मूत्र, गैस के कुछ अंश खाद के भी अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। बिछौने से गोबर की खाद के गुणों में भी सुधार होता है, क्योंकि बिछौने में पौधों के पोषक तत्व सभी अनुपलब्ध अवस्था में पाए जाते हैं। बाद में ये पोषक तत्व खाद का सड़ाव होकर उपलब्ध अवस्था में बदल जाते हैं। बिछौने से खाद के सड़ने में भी सहायता होती है। जो पशुओं के बिछौने होते हैं उस अवस्था में क्या होता है कि खाद को सड़ने में भी सहायता मिलती है और उससे देर तक वायु संचार भी अच्छा होता है। विभिन्न अनाजे, भूसे, सूखी लकड़ियाँ, लकड़ी का बुरादा और पुआल आदि जो है पशुओं के बिछौने के रूप में काम में आती हैं या प्रयोग की जाती हैं। खाद की रासायनिक संरचना या फिर संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। खाद होती है, इसकी रासायनिक संरचना या फिर संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो खाद की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो पहला होता है काइंड ऑफ एनिमल या फिर पशुओं की किस्म। विभिन्न पशुओं द्वारा विसर्जित गोबर का मूत्र की रचना अलग अलग होती है, अतः पशुओं के मल मूत्र के आधार पर खाद की रचना भी बदल जाती है। देखिए, जैसे कुछ पशु होते हैं तो उनके जो है मल मूत्र में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। उनकी जो रासायनिक होती है, रासायनिक अपक्रियाएं जो होती है, रासायनिक चीज़ें होती हैं, वो संरचना जो है विसर्जित होकर पशुओं के गोबर जो है वो मूत्रों की रचना अलग अलग होती है मल मूत्रों की। इसीलिए पशु के मल मूत्र के आधार पर खाद भी बदल जाती है। जैसे गाय और भैंस के गोबर और उसके बाद वहीं बकरी, भेड़ के गोबर, तो दोनों में डिफरेंस है। अब अगला बात करें बिछौने की, तो जैसे पशुओं के नीचे प्रयोग किए जाने बिछौने की रासायनिक संरचना भी अलग अलग हो सकती है, अतः बिछौने के साथ साथ खाद की भी रचना बदल जाती है। विभिन्न प्रकार के भूसा बिछौने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पशुओं का भोजन। पशुओं के मल मूत्र की रचना उनके भोजन पर भी निर्भर करती है, क्योंकि भोजन की मात्रा और भोजन की मुख्य किस्म भूसा हो गया, घास, हरा चारा आदि खाने वाले पशुओं के मल से बनाई गई खादें, चोकर, बिनौला या फिर खली खाने वाले पशुओं की अपेक्षा कम नाइट्रोजन होता है। वहीं पशुओं की आयु जो होती है वो भी क्या कहते हैं, खाद की संरचना में एक प्रमुख उधर वो होता है कि पशुओं की एज ऑफ एनिमल। पशुओं की आयु बढ़ने के साथ साथ पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और अधिक जो तत्व होते हैं वो मल मूत्र के रूप में बाहर आते हैं। युवा पशु जो होते हैं वो अपनी शरीर के निर्माण के लिए अधिकतर पोषक तत्व क्या होता है बचा लेते हैं और वृद्धि पशुओं के मल में अधिकतर तत्व बाहर निकल जाते हैं। अगला बात करें पशुओं का कार्य, फंक्शन ऑफ एनिमल्स। विभिन्न पशुओं का कार्य अलग अलग है तथा उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग है, अतः खाद की रचना पर पशुओं के कार्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। दूध देने वाले व हल खींचने वाले पौधों को
पशुओं को अगर बराबर खली खिलाएं तो दूध देने वाले पशुओं के मल में जो है शक्ति कार्य करने वाले पशुओं की अपेक्षा 3 गुना नाइट्रोजन व फास्फोरस व 10 गुना पोटास अधिक पाया जाता है। अगला जो है वो है खाद को संग्रह करने की विधि। इसके द्वारा कैसे होता है खाद के संग्रह की विधि। खाद को इकट्ठा करने की विधियों भी उसकी रासायनिक संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे निर्छालन, किण्वन की क्रियाएं आदि अनेक पोषक तत्वों द्वारा नष्ट होती हैं। नाइट्रोजन व पोटास का हाथ से संग्रह के समय अधिक हो जाता है। अतः संग्रह का जब पशुओं की जो खादें हैं उनको संग्रह उचित ढंग से करना चाहिए और पशुओं की जो खादें उचित समय से संग्रह करना चाहिए। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन व अगर सही से इसका संग्रह नहीं किए होंगे तो नाइट्रोजन व पोटास का हास्य होता है और संग्रह के समय अधिक हो सकता है। अतः संग्रह उचित ढंग से करना चाहिए और खाद को पक्के गड्ढों में संग्रहित करके तो वह बिछौने को अधिक इसके जो पशुओं के बिछौने होते हैं इसका अधिक प्रयोग करके इस प्रकार की हानियों से बचा जा सकता है और खाद को बचाया जा सकता है। और खाद के खुले गड्ढों में पोषक तत्वों का हास्य अधिक होता है। अगर हम जहाँ पे खाद को इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, अगर वो गड्ढे खुले हुए हैं तो उस केस में भी क्या होता है, अधिक हास्य होता है। किसका? खाद की जो रासायनिक नाइट्रोजन या पोटास जो होता है पाया जाता है पशुओं के गोबर में, उनमें क्या होता है, हास्य होता है। तो दोस्तों जो आज की हमारी क्लास थी यहीं पे होती है समाप्त। अगली क्लास में हम मिलते हैं गोबर की खाद या फिर गोबर का गड्ढा, गोबर की खाद कैसे तैयार की जाती है, इस पे चर्चा करेंगे। जय हिंद।